जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया वाली चली हुई है। बताएंगे भाई आप सब लोग कैसे हैं, आप सभी के हालचाल कैसी चल रही है, पढ़ाई लिखाई तैयारी। और संडे के दिन हम सभी ने मिलकर एक उम्मीद की थी, और उम्मीद ये थी कि आप सभी, जब से हमारा बैच शुरू हुआ है तब से लेकर जो भी आपने शनिवार के दिन तक पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अभी आपके सिलेबस की शुरुआत है, सिलेबस थोड़ा सा ही हुआ है, इसलिए आप सभी को बहुत ज़रूरी है कि साथ के साथ पढ़ाई करते चलिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले मैं पढ़ाई कर लूँ फिर रिवीजन कर लूँगा, तो भाई आप पहले महीने भर की चीज़ों को तो भूल ही जाओगे कि क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। ये नोट्स बिल्कुल आपके लिए अनजान हो जाएंगे अगर आप बाद में रिवीजन करने की सोच रहे हैं। तो ऐसी गलती कोई भी मत करिए, अपना साथ के साथ चीज़ों को फिंगर टिप्स पे याद करते चलिए जितना आप पढ़ रहे हैं। और हमारे दिमाग की भी कुछ क्षमताएं हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक साथ सारा सब कुछ याद कर लेंगे। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी पूरा का पूरा याद करते चलिए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम भाई ललित, मुकेश कुमार, हेलो भाई देविंदर जी, गुड इवनिंग। तो फटाफट से एक बार मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। और चैप्टर चला हुआ है हमारा गति। गति का पार्ट है एक विमीय गति, वन डी मोशन। देखिए, वन डी मोशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है वो ग्राफ की थी, और ग्राफ में हम लोगों ने सीखा था डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। ग्राफ में पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ को पढ़ लिया था। भाई हरीश बाबू, वो पेन ले आओ जिसमें आगे रबड़ सी लगी हुई है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ यानी कि विस्थापन और समय का ग्राफ, ठीक है। तो विस्थापन समय ग्राफ में अगर किसी को कोई समस्या है तो जरूर क्लियर कीजिए, फिर हम आगे चलें। और अगला मुद्दा हमारा रहेगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। चलो, तो आगे शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, टाइम का ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा था वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। तो अब पढ़ते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखना है, पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिए। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक शब्द मेरा तसल्ली से सुनिए, बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं। 1 घंटा पूरी दिन दुनिया से मतलब हटा के क्लास पर फोकस करने पे बैठ जाइए। आपका कोई अदर डाउट है, कुछ भी है, उन चीजों को एक तरफ रख दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। सारे के सारे साथी, प्लीज रिक्वेस्ट है, 1 घंटे आज पूरी तन्मयता के साथ क्लास को लेना, तभी आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। और मैं वादा करता हूं आज की क्लास के बाद में ग्राफ यूं उड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो दूसरा ग्राफ है हमारा वेग और समय का ग्राफ। ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। देखिए हरीश बाबू, पीडीएफ लगा रखी है ना? ठीक है। ये हो गया आपका वेग और समय का ग्राफ। अब देखिए, वेग और समय के ग्राफ में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला केस, वो कहेगा कि बी का फर्स्ट वो कहेगा वस्तु स्थिर है। वस्तु कैसी है आपकी? स्थिर है, यानी कि उसका वेग 0 है। वस्तु स्थिर है, इस बात को कैसे भी कह सकता है वो कहेगा वस्तु स्थिर है, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है भाई? उसका वेग क्या है? 0 है। तो आप कहोगे ये दोनों एक ही तो बातें हैं। वेग कैसा है? 0 है, यानी कि 0 वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है? 0 है, ठीक। अब देखो, अगर कोई वस्तु चल ही नहीं रही है तो भैया उसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेग है और ये समय है। और अगर ये चल ही नहीं रही तो समय लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्या वेग बढ़ेगा? नहीं, वेग 0 होता चला जाएगा। मतलब किसी भी क्षण आप वेग को देखोगे तो 0 ही पाओगे। मान लो मैं समय के कुछ हिस्सों में वेग को देख रहा हूं,
मैं 1 सेकंड पे देखूंगा, 2 पे देखूंगा, 3 पे देखूंगा, और मैं क्या पाता हूं, 1 सेकंड पर वेग 0। देखो वेग 0 होने का मतलब यहां कहीं बिंदु होंगे। इस अक्ष पर वेग 0 होता है और इस अक्ष पर समय 0 होता है, याद रखना। तो वेग यहां भी 0, वेग 0, वेग 0, मतलब आप ये देखो ना, समय के सामने वेग को मिलाओ। 1 सेकंड पर वेग क्या है, 0। ये और ये पॉइंट कहां मिलेंगे, यहीं तो मिलेंगे। मैं 0 वेग को तब तक खींचूंगा जब तक 2 सेकंड ना आ जाएं, 0 वेग को तब तक खींचूंगा 3 सेकंड ना आ जाएं। तो असल में ना ये कोई लॉजिकल ग्राफ ही नहीं है, मतलब आप समझो ये लॉजिकल क्वेश्चन ही नहीं है। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं अध्ययन कर रहा हूं वेग समय का और वस्तु आपकी रुकी पड़ी है, तो ये लॉजिकल बात ही नहीं है। आइए आपको बात समझ में। फिर भी पेपर में एग्जामिनर की लड़ाई जब कई बार अपनी बीवी से हो जाती है तो वह ऐसे सवाल दे देता है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा भाई? इसका उत्तर ये रहेगा कि ये हमेशा समय अक्ष पर होगा, समय अक्ष के समांतर नहीं। क्योंकि समय अक्ष के समांतर का मतलब तो या तो यहां होता, या तो यहां होता, या तो यहां होता, कहीं भी होता, लेकिन ये समय अक्ष के समांतर नहीं, समय अक्ष पर ही होता है। हालांकि ये एक व्यवहारिक केस नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि भैया जी कहां होगा, समय अक्ष पर, यानी कि ऑन टाइम एक्सिस, ठीक है। करो फटाफट से थम्स अप कि क्लियर है। भाई देखो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास में किसी को भी इंग्लिश को लेके दिक्कत आती होगी, बट फिर भी अगर एक दो साथियों को आ रही है तो मैं और कोशिश करता हूं, बाकी साथी भी बताएं, इंग्लिश वाले केवल, कि क्या वो कंफर्टेबल हैं। अगर हाँ तो यस लिखना एक बार। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इंग्लिश मीडियम के साथी हैं, देखिए बोलचाल की भाषा तो हिंदी ही रखी जाएगी। बाकी आप मेरा एक भी वर्ड देखें तो वो आपको ऐसा नहीं है कि केवल एक लैंग्वेज में मिलेगा, आपको दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए। बाकी मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, बट आप ये उम्मीद मत करें कि 100% हम इंग्लिश यूज़ करेंगे, क्योंकि बोलचाल की भाषा तो हमें हिंदी ही रखनी पड़ेगी। बाकी मैं और कोशिश करता हूं, थोड़ी कोशिश आप भी करिए समझने की, ठीक है। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है वस्तु स्थिर है। अब मैंने कहा कि वस्तु गतिमान भी तो हो सकती है, तो इसका सेकंड पार्ट आता है कि वस्तु कैसी है, गतिमान है। अब वस्तु ने चलना शुरू कर दिया है, गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मूव होते समय, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मूव होते समय बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई। पहला ऑप्शन तो यही है कि मैं ये कहता हूं कि उसकी जो गति है वो एक समान है, उसकी जो गति है वो एक समान है, उसका जो मोशन है वो कैसा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। थैंक यू, लगभग सभी के यस हैं, इंग्लिश मीडियम वालों की भी। फिर भी कोई बात नहीं, जिन एक आध साथी को दिक्कत आ रही है, शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हिंदी में ना पढ़े हों चीज़ों को, कोई बात नहीं है, हम फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला मैं कह रहा हूं कि भाई वस्तु गतिमान है। अब वस्तु के पास कितने ऑप्शन है गतिमान होने के भी? हो सकता है कि गतिमान ऐसे है कि एक समान गति हो। भाई आपने अपनी बाइक का एक्सीलेटर ऐंठा, वो 40 पे पहुंच गई, तो आपने 40 ही रखा हो अपनी गति को। या हो सकता है गतिमान का मतलब वो ऐसे भी है कि अपनी गति को बढ़ा रही हो, भाई ये भी तो गतिमान ही है। और गति बढ़ाने में भी दो ऑप्शन है, या तो एक समान रूप से बढ़ा रही हो या असमान रूप से बढ़ा रही हो। या गतिमान में गति घटाने का भी ऑप्शन है, गति घटाने में भी दो ऑप्शन है, कि या तो गति को एक समान रूप से घटा रहे हो, मतलब आपने जो ब्रेक लगाए एक समान रूप से लगाए, या पहले ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, ऐसे लगाए हैं। तो गतिमान वस्तु के पास 5 ऑप्शन हैं, 5। पहला कौन सा ऑप्शन है गतिमान वस्तु में? पहला ऑप्शन है, देखो ऐसे याद रखो, बी का सेकंड का 1 पार्ट, समझ गए आप? इसके सेकंड का पहला हिस्सा, कि गतिमान का मतलब है यदि वस्तु का वेग एक समान है, एक समान वेग या नियत वेग कहो। एक समान का मतलब आप ये सोचते हो बढ़ना, एक समान का मतलब बढ़ना नहीं होता, नियत वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर आप समझ रहे हो ग्राफ को तो आप भी ये मानेंगे कि अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है,
तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, एक समान वेग का मतलब है कि वस्तु का वेग एक समान है। मतलब आपने शुरुआत से अपनी बाइक को 40 पर पहुंचा दिया, मैं वहां से नहीं देख रहा हूं, मैं वहां से नहीं देख रहा हूं कि आपने 0 से 40 पर पहुंचाया है। मैंने आपको देखना शुरू किया है जब आपने 40 पहुंचा दी है और आपने 40 ही उसकी स्पीड बनाए रखी है। तो समय बढ़ रहा है लेकिन वेग आपका एक समान होगा। अब कितना वेग होगा ये मुझे आप बता दो। जरूरी थोड़ी है 40 ही हो, कोई अपनी बाइक 30 पे चला रहा हो, कोई 50 पे चला रहा हो, कोई 60 पे चला रहा हो, तो कोई भी वेग बता दो तुम। मान लो एक बच्चा कहता जी 30 है, चलो मैंने कहा ये लो 30, तो समय लगातार बढ़ता जाएगा। एक सेकंड पर भी 30, मैंने दूसरे सेकंड देखा घड़ी में तो भी वेग 30 पाया, तीसरे सेकंड देखा तो भी 30, चौथे सेकंड देखा तो भी 30। अब इन सब पॉइंटों को अगर आप मिलाओगे तो ये सब क्या बन जाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होंगे। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, बट ये लाइन कैसी है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि एक सीधी रेखा जो समय अक्ष के समांतर है। एग्री करते हो? इफ यस तो थम्स अप करिए। गतिमान वस्तु अगर नियत वेग से गति कर रही है तो वेग समय का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, एक सीधी रेखा जो कि समय अक्ष के समांतर है, यानी कि ए पैरेलल लाइन, सॉरी अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, करिए एक बार हम सब क्लियर। देखो एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी ग्राफ को रटो मत, हर एक ग्राफ का शब्द देखो और बनाना सीखो। और कभी ये मत रटो कि एक मतलब एक समान वेग के लिए ग्राफ जो है वो सीधी रेखा होता है। आपको ये पूरा याद रखना है, अगर याद ही रखना चाहते हो कि एक समान वेग के लिए वेग समय का ग्राफ सीधी रेखा होता है, अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखो। 0 से 40 तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। हिमांशु आप अगर मेरी बात को सुन लेना सही से, कोई डाउट ही ना आए। मैंने कहा कि 0 से 40 तक जाने में आपको टाइम भले ही लग रहा हो, लेकिन मैं वहां का अध्ययन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको देखना ही शुरू कर रहा हूं जब आप 40 पे पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता 0 से 40 तक आप कैसे गए हैं, मैंने आपको देखना शुरू किया जब आप 40 पर हो। ठीक है, मुझे गति बड़ी बढ़ाई मिली है, कुल मिलाकर बात यह है। तो करिए एक बार हम सब। ठीक है, अब अगला ऑप्शन क्या है कि वेग जरूरी थोड़ी है नियत रहे, हो सकता है वेग बढ़ रहा हो। गतिमान वस्तु का वेग नियत नहीं हो सकता है वेग क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। बी के सेकंड पार्ट का अगला हिस्सा है, बी के सेकंड पार्ट का नंबर 2 हिस्सा है बढ़ता वेग, बढ़ता वेग यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब देखो इसमें भी दो संभावनाएं हो सकती हैं। भाई मैं कह रहा हूं वेग बढ़ रहा है, हो सकता है कोई आदमी वेग को एक समान रूप से बढ़ा रहा हो, यानी कि वो अपनी बाइक के वेग में हर सेकंड मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वृद्धि कर रहा है समान रूप से। एक सेकंड में 5, अगले सेकंड में 5, अगले सेकंड में 5, अगले सेकंड में 5, अगले सेकंड में 5। हो सकता है कोई ऐसे ऐसे कर रहा हो, एक सेकंड में 5, अगले सेकंड में 10 की कर दी हो, अगले सेकंड में 17 की कर दी हो, अगले सेकंड में 15 की कर दी हो। तो है तो दोनों बढ़ता हुआ ही वेग, लेकिन एक समान है और एक असमान है। ठीक है, तो इसके भी दो ऑप्शन हैं फर्दर, लिखिए। अब ये मत घबराना कि यार भैया ये तो बहुत प्रकार बनते जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको एक बार चीज समझ में आ गई तो आपको केवल भाषा चाहिए, उसके हिसाब से आप ग्राफ बना दोगे। तो आप कहोगे भैया जी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, बढ़ता हुआ वेग है, और कैसे है, पहला है एक समान रूप से यानी कि यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसको ऐसे ही टाइप बना देते हैं। अब देखो अगर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है, ये टाइम एक्सिस है, ये वी एक्सिस है, इसका मतलब ये है कि समान समय में समान वेग। मान लो ये 1 मीटर है, ये 1 सेकंड है, ये 2 है, ये 3 है। मान लो 1 सेकंड में वस्तु
मैंने इतना वेग बढ़ाया कि 5 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई, तो अगले सेकंड भी तो 5 ही बढ़ाऊंगा, तो 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा वो 10, और 3 सेकंड पे कितना हो जाएगा 15। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे यहाँ आ जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे यहाँ आ जाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे आप यहाँ आ जाएंगे। तो ये एक इस तरह से रेखा बन जाएगी। अब इसको चाहे आप यहाँ से शुरू करो या यहाँ से शुरू करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रेखा को आप कितनी भी आगे ले जाओ, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये रेखा चाहे यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से, कुल मिलाकर बस मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कैसी रेखा है। एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन दोनों एक्सिस से, चाहे वेलोसिटी का एक्सिस हो चाहे टाइम का एक्सिस हो, दोनों से ही 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब चाहे ये यहां से गुजरे, यहां से, यहां से, यहां से, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो आप लिखेंगे कि भैया जी ग्राफ कैसा जाएगा। ग्राफ जाएगा कि v या t अक्ष से 45 डिग्री के 45 डिग्री कोण पर एक सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम टी और वी एक्सिस, कि किसी भी अक्ष से उठा लो, ये 45 डिग्री की ही लाइन जाती है। ठीक है, थम्स अप क्लियर करिए। सर आपने ये तो पीछे वाली क्लास में करवा दिया, एक बार जाकर देखो टिंकल भाई, वो मैंने विस्थापन और समय के कराए हैं, ये वेग और समय के हैं, ये वेलोसिटी और टाइम के हैं। हाँ भाई, एक भाई दोबारा क्लास लीजिए आप, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया राजपाल भाई। अब अगला क्या ऑप्शन है, एक साथी ने कहा कि भाई देखो वेग बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो एक समान रूप से बढ़े, हो सकता है वो बढ़े लेकिन असमान रूप से, असमान रूप से, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली। हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़े। तो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ने का क्या तरीका है, देखिए, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ने का तरीका है कि ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। इसका मतलब ये होगा, नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि समान समय में अलग अलग वेग। देखो समय तो मेरे हाथ में है, कोई आदमी हूँ ऐसे बढ़ा रहा है, मैं हर एक सेकंड पे देख रहा हूँ, तो समय तो मेरे हाथ में है ना। तो मैं हर एक सेकंड पर ऑब्जर्व करूंगा इस वस्तु की गति, 1 2 3 4। मान लो पहले सेकंड मैंने पाया कि उसने 5 का बढ़ाया, बट दूसरे सेकंड उसने मान लो 8 की वृद्धि कर दी, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, यहां से 5, यहां से 8, 13 हो जाएगी। मतलब यहां से 13, अच्छा इतना 5 है तो इतना 8 होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, 13। मान लो फिर उसने कर दी वृद्धि, जो कर दी मान लो और ज्यादा कर दी, इसको थोड़ा सा पहले नीचे लेना पड़ेगा मुझे ग्राफ को, तब वहां जगह बचेगी। ये आजा भाई, हाँ, मान लो उसने वृद्धि कर दी तीसरे सेकंड में 15 की कर दी, तो 15 की यहां से यहां तक की वृद्धि लगभग इतनी होगी। अच्छा शुरू से कितना हो जाएगा, 13 तो यहीं तक है, 15 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। अब इन सब पॉइंट्स को मिलाओ, 1 के साथ 5 मिलाओ, ठीक है, 2 के साथ 13 मिलाओ, ठीक है, अब 3 के साथ 28 मिलाओ, ठीक है। क्या इनको आप एक सीधी रेखा से मिला सकते हैं, बताइए, क्या आप इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं? जी नहीं, आप स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर आप लाइन से मिला भी नहीं सकते हो। अगर आप ऐसे कहो कि भैया जी मैं तो ऐसे मिलाऊंगा, नहीं, क्योंकि ये हर क्षण बदल रहा है। लाइन से मिलाने का मतलब है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग एक समान है, लेकिन वेग एक समान नहीं है, वेग एक समान नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी पल पल चेंज हो रही है। तो आपको एक कर्व बनाना पड़ेगा, आपको एक वक्र बनाना पड़ेगा ऐसे, ये देखिए, ये एक कर्व जाएगा जो कि लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ रहेगा। तो इसको क्या लिखोगे, ये एक कर्व है, बस इतना उत्तर करोगे, ये एक वक्र होगा।
कर्व की स्पेसिफिकेशन क्या होगी? कुछ नहीं, बस एक वक्र होगा, एक कर्व होगा जो कि कैसा है? बढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ जाता हुआ एक कर्व। क्लियर है यहां तक? एक बार सभी थम्स अप करेंगे कि हाँ जी क्लियर है। उमा भाई देखो, मैंने वैसे तो पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। अगर ये पहले का कमेंट है तो अलग बात है। अगर अभी भी आपको बाइलिंगुअल पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो अभी मैंने और भी साथियों से पूछा है, सभी लगभग कंफर्टेबल हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कंफर्टेबल हैं तो आपको भी कंफर्टेबल होना ही होंगे ही आप, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी कोशिश करिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी ऐसे टीचर को भेजो जो बाइलिंगुअल पढ़ाता हो। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मुझे इंग्लिश भी आती है और मैं ठीक पढ़ा भी रहा हूँ। आपकी अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे पर्टिकुलर समस्या पे प्रकाश डालिए। इस तरह की बात कहने से आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और आप थोड़े से इरिटेट हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। ये चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, किसी भी साथी की कोई समस्या हुआ करे तो पर्टिकुलर आप समस्या पे काम करो, अपनी प्रॉब्लम को बताओ कि मेरी प्रॉब्लम ये है, इस पर काम करो आप। हम 100% ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो यहां तक मुझे समझ में आ गया कि वेलोसिटी में क्या ऑप्शन हो सकते हैं। वो बढ़ भी रही हो सकती है। अब देखो, जरूरी थोड़ी है कि हर बार वो बढ़ेगी, हो सकता है वो घटे भी। तो एक बच्चे ने कहा कि भाई जरूरी थोड़ी है वो बढ़े, घटता हुआ वेग भी हो सकता है। तो इसका थर्ड पार्ट डालो, बी के सेकंड का थर्ड पार्ट, बी के सेकंड का थर्ड पार्ट, और वो क्या है? घटता हुआ वेग, यानी कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, घटता हुआ वेग। देखिए, अब घटने में भी तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप टॉपिक पढ़ाता हुआ सिर्फ हिंदी बोल रहा हो तो मजू समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं समझ गया। आप शायद, आप एक बार प्लीज अपना स्टेट बताएंगे उमा? मुझे लगता है कि शायद आप ऐसे स्टेट से हैं जो नॉन हिंदी है। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बाकी साथी परेशान मत हो। आप फिजिक्स के बेस्ट टीचर हो, कोई बात नहीं, वो मुझे और आपको पता है। लेकिन उन भाई की समस्या मैं समझ गया। देखो, उनकी हिंदी जो है वो ठीक नहीं लिख पा रहे हैं। तो शायद आप ऐसे स्टेट से हैं कि जहाँ पर बिल्कुल हिंदी नहीं चलती है, या तो आप शायद साउथ साइड से होंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं रितेश बाबू, कोई बात नहीं यार। देखो, मैं हर एक बच्चे की भावनाओं की थोड़ी कदर करता हूँ और मुझे फ़र्क भी पड़ता है आपके एक एक शब्द से। अब देखो उमा भाई, अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही समझना है तो बात ऐसी है कि मैं आपको बस समझाई देता हूँ अपनी भावनाएं क्या है। कि देयर आर सो मैनी चिल्ड्रंस विच बिलोंग्स टू हिंदी, सो वी कांट totally use 100% of English, because if I will speak in totally English, then only you will understand, or the person who have the knowledge of English will understand. But what about the Hindi person? They will not understand. ठीक है, चलो फिर भी हम और कोशिश करेंगे। आइए, अब देखिए, घटता हुआ वेग, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इसमें भी दो ऑप्शन होंगे। क्या ऑप्शन होंगे भाई? कि वो या तो यूनिफॉर्मली घट रहा हो या नॉन यूनिफॉर्मली घट रहा हो। ठीक है, या तो यूनिफॉर्मली घटे या नॉन यूनिफॉर्मली घटे। तो इसको लिखिए यूनिफॉर्मली, यानी कि एक समान घट रहा होगा। और एक समान घटने का क्या मतलब है? ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, वेलोसिटी और टाइम। अब देखो, घटने का मतलब क्या है भाई? मान लीजिए मैंने, घटने का मतलब क्या है? मैंने मान लो 50 मीटर पर सेकंड से देखना शुरू किया किसी वस्तु को। और ये मत कहना अब तुम कि भैया 0 से 50 तक तो कैसे पहुंची होगी। नहीं, मैंने कहा 50 मीटर पर सेकंड से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा। अब वो हर सेकंड अपनी स्पीड को 5 घटाता चला जा रहा है। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का ड्रॉप करता है। तो इसका मतलब क्या है? कि वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, वो एक समान रूप से घट रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया जी मैं टाइम फ्रेम देखता हूं हर एक सेकंड के बाद में
1 2 3 4 और मैंने देखा, जब मैंने देखा तब ये वस्तु 50 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी। कोई इस बात को दिल में मत लेके बैठे रहो भैया अब 0 से 50 तक कैसे ही तो पहुंची होगी। भाई हम जब से, मैंने कहा स्टडी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जब से वो बाइक कंपनी में बनी है तब से स्टडी शुरू करनी है, या आपके घर में आई है या आपने घर से बाहर निकाल के किक मारी है, नहीं। मैंने तो देखा भाई 50 पे मुझे चलती हुई मिली है, खत्म कहानी। ठीक है, तो 50 पे मैंने देखा, पहले सेकंड देखा उसकी स्पीड 50 थी। अगले सेकंड जब मैंने 2 सेकंड, 1 सेकंड पे 50 थी, जब मैंने 2 सेकंड पे देखा तो उसकी स्पीड में गिरावट आ गई 5 की, 45 हो गई। अगले सेकंड मैंने देखा और गिरावट आ गई, अगले सेकंड मैंने देखा और गिरावट आ गई, 35 हो गई। ठीक है, मैं यहां तक देख रहा हूं। तो पहले सेकंड कितनी थी 50, दूसरे सेकंड 45, तीसरे सेकंड 40, चौथे सेकंड 35। ठीक है, तो अगर आप इन्हें मिलाओगे तो भैया जी ये एक स्ट्रेट लाइन जाएंगे। इनको थोड़ा सा और काबू में ले लो, ये पॉइंट भी आपको यही मिलेंगे अगर आप इन्हें प्रॉपर स्केल की मदद से बनाओगे ना, फुटे वुटे की मदद से। अच्छा ये इसलिए गड़बड़ हुई है, सॉरी। 1 सेकंड रुको साथी, 1 सेकंड बस। देखो 1 पे कितनी है 50, 2 पे कितनी है 45, 3 पे कितनी है 40, ठीक है, और 4 पे कितनी है 35। ठीक है, अगर आप इन्हें प्रॉपर स्केल की मदद से मिलाओगे तो ये एक ही लाइन पे आ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा इन्हें इसी पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या जाएगा, अब है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन, है तो ये भी एक सीधी रेखा, लेकिन देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये ऊपर की तरफ जाती हुई स्ट्रेट लाइन है और ये नीचे की तरफ आती हुई स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई मुझसे ये कह रहा हो कि भैया जरूरी थोड़ी है नीचे आ रही है, हो सकता है ऊपर भी जा रही हो, तो आप गलत कह रहे हैं। यहां कहने के लिए ये बात ठीक है, यहां कहने के लिए ये बात ठीक है कि ऊपर भी तो जा रहा है, लेकिन आप देखो ऊपर जाने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। बोलो क्लियर है, आइए आपको बात समझ में। तो आपको कैसा देखना पड़ेगा, आपको इधर की तरफ ही देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां और यहां क्या फर्क है, ये भी स्ट्रेट लाइन है बट ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट वो इंक्रीजिंग स्लोप है, ये बढ़ता हुई ढाल है और ये घटती हुई ढाल है। तो आप लिखोगे कि एक सरल रेखा, एक एक सरल रेखा, और पता है इसका एंगल भी 45 डिग्री ही मिलेगा, दोनों अक्षों से इसका एंगल भी 45 डिग्री मिलेगा। तो बिल्कुल यही बात यहां छाप दो, एक सरल रेखा टी व वी अक्ष से, टी व वी अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर, a straight line at an angle of, at an angle of 45 degree from T और वी एक्सेस। अब तुम कहोगे इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ लैंग्वेज वाइज, मैंने इसलिए वो शब्द नहीं लिखा था ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो यहां पे एक चीज और ऐड कर लेना कि ये बढ़ता हुआ स्लोप है। ठीक है, यहां पर कैसी रेखा मिलेगी आपको, बढ़ती हुई ढाल की, इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहां ऐड करो इंक्रीजिंग स्लोप और यहां पर ऐड करिए डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, आप नीचे की तरफ ऐड कर लेना, मैं यहां ऐड कर देता हूं घटती हुई ढाल, यानी कि डिक्रीजिंग स्लोप। एक बार फटाफट थम्स अप करें। हाँ हाँ भाई सुनील यादव आप दोबारा पढ़िए, आपका रिवीजन होगा बहुत अच्छा, जरूर पढ़ना चाहिए आपको दोबारा भी। तो एक बार थम्स अप करिए कि ठीक है मुझे इन दोनों बातों में समझ में आ गया, लगभग चीजें सेम हैं बट एक इंक्रीजिंग स्लोप है और एक डिक्रीजिंग स्लोप है।
ठीक। अच्छा, अब फिर से वही चीज रिपीट होगी कि बताइए, अब बॉडी की जो वेलोसिटी है, वस्तु का जो वेग है, वो डिक्रीज करेगा, वो घटेगा। घट तो रहा है, लेकिन यहां था एक समान और यहां हो जाएगा असमान। तो आप कहेंगे अब कैसे घटेगा ये असमान रूप से, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली। देखिए नॉन यूनिफॉर्मली कैसे होगा, ये है आपका टाइम एक्सिस और ये है वी एक्सिस, वी और टाइम एक्सिस, वी एक्सिस टाइम एक्सिस। अब नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? मान लो भाई मैंने पहले सेकंड देखा कि वस्तु की वेलोसिटी 50 थी, ठीक है। फिर मैंने अगले सेकंड देखा तो मान लो उसने 5 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी घटा दी, ठीक है। बट अगले सेकंड मैंने देखा तो उसने 5 नहीं घटाई, उसने मान लो 20 घटा दी, एक साथ 20 घटा दी। तो 45 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और अगर 5 इतना है तो 25 का गैप कितना होगा? इतना हो जाएगा 25 का गैप। तो पहला पॉइंट मिलेगा 1 के साथ 50 यहाँ, दूसरा पॉइंट मिलेगा 2 के साथ 45 और 3 के साथ 25। तो ये ना कभी भी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकते, ये हमेशा कैसे बनेंगे? आपको इन्हें एक कर्व की फॉर्म में ही जोड़ना पड़ेगा, आपको इन्हें एक वक्र की फॉर्म में ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी एक कर्व हो जाएगा, ये भी एक वक्र हो जाएगा, कर्व। अब देखो ये कैसा है? ये है इंक्रीजिंग स्लोप। आप कहोगे ना भैया इसमें फर्क क्या है? तो ये है इंक्रीजिंग स्लोप, लगातार ऊपर बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग स्लोप यानी कि बढ़ती ढाल। और ये क्या हो जाएगा आपका? कहाँ गया भाई? ये भी वक्र है, कर्व है, बट डिक्रीजिंग स्लोप, बट डिक्रीजिंग स्लोप यानी कि घटती हुई ढाल, डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, एक बात हम सब करेंगे। अनिकेत श्रीवास्तव, पहले वाला समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ में आएगा? आपका सवाल मैं आपको स्क्रीनशॉट दूं। अभी आप यही पूछ रहे हो क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हो सर, क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हो सर? आपके पिछले 2 कमेंट यही हैं। आप कहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे के भेज के देख सकता हूं। जब मैं कह रहा हूं आज की पूरी क्लास में आपको एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना है, उसमें आप जब ये टाइप कर रहे होंगे कि क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आपका ध्यान मेरी बातों से हट गया होगा, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। टॉपिक की सेंसिटिविटी आप नहीं समझ पा रहे हो, कहने के बाद भी। ये टॉपिक इतने आसान नहीं है कि आप अपना ध्यान 4 जगह रखो तो भी समझ में आ जाएगा। आपको एक ही जगह फोकस करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, अब देखो इतने अगर तुमने ग्राफ पढ़ लिए ना, तो मेरे हिसाब से आप एक्सपर्ट हो गए होंगे अब ग्राफ बनाने में। अब देखना आगे के ग्राफ आप ना खुद बनाते चले जाएंगे। और ग्राफ असल में कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसे आप शब्दों के साथ रट लें। आपको सिचुएशन दे दे, कोई कंडीशन दे दे, आप उसके हिसाब से खुद ग्राफ बनाने में सक्षम हो जाएं, इस लायक बनना है हमें। तो भैया ये हो गए सारे के सारे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वेलोसिटी और टाइम में हमने क्या क्या पढ़ा। व्यक्ति ने कहा कि भाई हो सकता है वस्तु स्थिर हो, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, या बॉडी चल रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से। या जरूरी थोड़ी है कि वो नियत वेग से ही चले, हो सकता है वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही हो, बट बढ़ाने में 2 ऑप्शन है, या तो यूनिफॉर्म बढ़ाए एक समान रूप से, या नॉन यूनिफॉर्म बढ़ाए यानी कि असमान रूप से, या घटा सकती है, उसमें भी 2 ही ऑप्शन है, एक समान यूनिफॉर्म, असमान नॉन यूनिफॉर्म। अब सारा सब कुछ सेम हमें एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिपीट करना है। तो अब आप फटाफट फटाफट समझते चले जाओगे। फिर से मैं एक बार आ रहा हूं। ए पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी कि विस्थापन समय, बी पढ़ा वेलोसिटी टाइम वेग समय, और सी पढ़ना है त्वरण समय एक्सेलरेशन टाइम, क्योंकि वेग के बाद क्या आता है? त्वरण आता है। तो बी के बाद चलते हैं सी पर, यहां डाल लीजिए सी। और सी हेडिंग में अब हम पढ़ेंगे त्वरण समय का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो फिर से वही कंडीशंस, मैंने कहा किसी व्यक्ति से बताओ
कैसी वस्तु का तुम्हें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए, त्वरण समय ग्राफ चाहिए? तो उसने कहा भैया हो सकता है कि वस्तु रुकी है, बॉडी स्टेशनरी है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, सी का 1। उसने कहा रुकी वस्तु यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुकी वस्तु। अब मुझे बताओ, असल में ना मतलब ये व्यवहारिक बात ही नहीं है। एक्सेलरेशन कब आता है बताइए, त्वरण कब आता है, एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज हो, त्वरण चेंज हो, वो वेग चेंज हो। लेकिन भैया यहां तो वेग ही नहीं है, तो चेंज कहां से होगा? तो रुकी वस्तु का एक्सेलरेशन क्या कहोगे? जीरो कहोगे, त्वरण जीरो कहोगे। भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? आप कहोगे कि भैया जी रुकी वस्तु का त्वरण जो है वो कैसा होगा? शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा। ठीक है, अब जीरो होगा तो ग्राफ कैसा जाएगा? भैया आप कितने ही समय पे देख लो, टुकुर टुकुर मैं ऐसे देख रहा हूं एक मोटरसाइकिल को, उसका एक्सेलरेशन कितना है, तुम आधा घंटा देखते रहो, एक एक सेकंड के अंतराल पे एक्सेलरेशन जीरो ही मिलेगा। तो ये कोई व्यवहारिक बात ही नहीं है। एक्सेलरेशन और टाइम, टाइम बढ़ता चला जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। सारे पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? यही मिल जाएंगे। मतलब ये टी एक्सिस पर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसका ग्राफ टी एक्सिस पर एक स्ट्रेट लाइन। तो आप समझ गए होंगे अब कि जब भी वस्तु रुकी है तो उसका ग्राफ टी एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया जी स्ट्रेट लाइन ऑन टी एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ऑन टी एक्सिस, यानी कि टी अक्ष पर एक सरल रेखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑन टी एक्सिस। फटाफट से थम्स अप करो। अब फिर क्या केस आता है? बच्चे ने कहा जी जरूरी थोड़ी है वस्तु रुकी हो, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो सकता है वस्तु चल रही है, ऑब्जेक्ट मूव भी तो हो सकता है। तो आइए सेकंड पढ़ते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, और सारा सब कुछ यही रिपीट करेंगे। जैसे हमने क्या बोला था कि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए यहां कांस्टेंट वेलोसिटी था, वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर देंगे। तो लिखिए सी का 2 पार्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि गतिमान वस्तु। ठीक, और गतिमान वस्तु में पहला हो सकता है सी के 2 का फर्स्ट। पहला पॉइंट हो सकता है कि वो एक समान त्वरण से गति कर रही हो, एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा जाएगा? ये आपका एक्सेलरेशन है, अच्छा एक समान नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा एक समान समझ जाओगे ना, एक समान का मतलब नियत है, मैं इसलिए हटाना चाह रहा था। आप लोग कई बार एक समान का मतलब बढ़ता हुआ समझ लेते हो, एक समान का मतलब है नियत। ठीक है, और यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, कि वो जैसा है वैसा ही है। तो मान लो मैंने तो वस्तु को जब देखा जब उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और मैं हर सेकंड पे देख रहा हूं उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। मुझे ये मतलब नहीं है 2 तक कैसे पहुंचा, नहीं, या आप 3 कह लो, 4 कह लो, 5 कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे कोई एक वैल्यू पकड़ा दो और वही रहेगी चाहे आप किसी भी समय देखो। चलो किसी बच्चे ने कहा जी मैं तो 8 पे देखता हूं, मैंने पहले सेकंड देखा तो भी 8 है, दूसरे सेकंड देखा तो भी 8 है, तीसरे सेकंड देखा तो भी 8 है, चौथे सेकंड देखा तो भी 8 है। आप समझे मेरी बात? तो ये कैसा होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि एक समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे, हाँ जी क्लियर है मुझे इतनी बात, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ललित, वेरी गुड। राजपाल बहुत बढ़िया। अब अगला ऑप्शन क्या है कि जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहे भाई, वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। यानी कि सी के 2 का सेकंड हो सकता है, सी के 2 का सेकंड कि वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी कि बढ़ता हुआ त्वरण। और इंक्रीज कैसे कर रहा होगा वो? इंक्रीज कर रहा होगा वो या तो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान, अब ये एक समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली, असमान रूप से बढ़ रहा है। तो कैसे ग्राफ बनाओगे भाई? ये है आपकी एक एक्सेलरेशन और ये है टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम। अब आप इसको कॉपी यहां कर लेते हैं और बताइए कैसा ग्राफ जाएगा? ये बिल्कुल पिछले वाला जैसा जाएगा, क्योंकि आप एक समान रूप से बढ़ा रहे हो। मैंने देखा समान समय अंतराल में एक्सेलरेशन समान रूप से बढ़ा, तो ये कैसा जाएगा? ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो पिछली वाली लाइन को ही एज इट इज यहां पर छाप लो, एज इट इज, कोई चेंज नहीं। मतलब ये वाली जो लाइन थी, ठीक है ना, ये आप बाद में नोट कर लेंगे, उसको एज इट इज छापिए। ये कैसा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्मली। तो भाई नॉन यूनिफॉर्मली हमेशा एक कर्व की फॉर्म में जाएगा, यानी कि हो सकता है ऐसे ऐसे करके ऐसे जाए, ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर, एक बार बताएंगे कि हाँ जी मैं इसको कवर कर लूंगा, और बिल्कुल मैं उसी के केस जैसा यहां पे भी छाप दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 45 डिग्री पर है, इंक्रीजिंग स्लोप है, और वो एक कर्व है, इंक्रीजिंग स्लोप है। इंक्रीजिंग स्लोप का कैसे पता लगेगा? ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है समय के साथ, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, आगे आ जाइए। किसी ने कहा जरूरी थोड़ी है एक्सेलरेशन बढ़ेगा ही, एक्सेलरेशन घट भी सकता है। यानी कि सी के 2 का थर्ड, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी कि घटता हुआ त्वरण। अब घटने में फिर से उसके पास दो ऑप्शन है, वो एक समान रूप से घटे या असमान रूप से घटे। तो लिखिए फटाफट से, वो एक समान रूप से घटे यानी कि यूनिफॉर्मली घटे, और असमान रूप से घटे। नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर आप घटते हुए एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओगे, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, मान लिए कॉपी यहां से वहां, क्या हो जाएगा? यहां पर एक लाइन मिलेगी आपको विद डिक्रीजिंग स्लोप, और यहां पर आपको एक कर्व मिलेगा इस तरह से, जो कि डिक्रीजिंग स्लोप के साथ एक कर्व होगा। तो एज इट इज आप लिख देंगे। अब देखो मेरी आपसे एक परम निवेदन है कि ये एक मायाजाल है ग्राफ, आप ये ना रट लें कि एक समान घटते हुए त्वरण के लिए ग्राफ हमेशा ऐसा होगा। एक समान रूप से घटते हुए त्वरण के लिए त्वरण और समय का ग्राफ ऐसा होगा। अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं केवल, मतलब इसी हेडिंग के साथ मैं बस यहां चेंज कर दूं, तो ग्राफ ये नहीं रह जाएगा। एक समान रूप से घटते हुए त्वरण के लिए वेग और समय का ग्राफ ये नहीं होता है। एक समान रूप से असमान रूप से घटते हुए त्वरण के लिए वेग अगर मैं यहां चेंज कर दूं, वेग कर दूं या विस्थापन कर दूं, तो ग्राफ ये नहीं होगा। ये ग्राफ केवल इस चीज के लिए वैलिड है, अगर यहां कुछ और भी आया तो ये ग्राफ नहीं होगा। आओ अब जरा इस कुएं की गहराई में चलते हैं। यहां तक आपने अच्छे से सीख लिया। अब मैं बताता हूं कि कंफ्यूजन कहां पैदा होता है, असलियत में आप कहां कंफ्यूज होते हो, कहां गलतियां करते हो। सीखें जरा, एक बार थम्सअप करिए इसके लिए। अच्छा ठीक है, सभी के थम्सअप हैं। अब देखिए, कुछ कंफ्यूजन भरे सवाल हम करते हैं, और मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन दिया कि बताइए, वो कहता है आपसे कि नियत वेग के लिए
उसने कहा वस्तु का वेग नियत है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बताइए। वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बताइए, यानी कि विस्थापन और समय का ग्राफ बताइए। अब देखो हम दिक्कत क्या करते हैं, हमने पढ़ा कि यार कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ है ना, कहाँ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे ना, ये। और अगर आप ये रट लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ये ग्राफ होता है तो बस यही मौत है। क्योंकि आपने देखो, आपने किसके लिए पढ़ा है, आपने वेलोसिटी टाइम के लिए पढ़ा है, वेग समय के लिए पढ़ा है। और यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे विस्थापन समय के साथ पूछा जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो नियत वेग के लिए, अगर देखो, अगर उसका सवाल ये होता, ये ना होता, मान लो बाई चांस उसका सवाल ये होता कि भाई मुझे तो वेग और समय का ग्राफ बताओ, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है। तो ये बहुत आसान है। आप कहोगे यार बड़ा आसान है भाई, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, मतलब ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और नियत वेग है, वेलोसिटी एक ही जैसी है। तो मान लो मैं जहां से भी देखता हूं मुझे तो एक ही नजर आती है वेलोसिटी, तो ग्राफ ये हो जाएगा। लेकिन आप देखो ना भाई, नियत वेग में वेग तो नियत ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। क्या नियत वेग में विस्थापन नियत रहता है? मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रह सकता है? नहीं। आप जरा इसके बारे में सोच कर देखें। नियत वेग का मतलब है आपने अपनी बाइक का एक्सीलरेटर पकड़ रखा है 20 पर, आपकी बाइक की वेलोसिटी लगातार है, इसका मतलब एक सेकंड में आप 20 मीटर की विस्थापन तय कर रहे हो। तो हर सेकंड, मान लो आप अपने घर से चले हो, तो एक सेकंड में कितनी दूर चले गए? 20, फिर अगले सेकंड 40, फिर अगले सेकंड 60। तो भाई साहब अगर नियत वेग है तो आप ये सोचिए विस्थापन कैसा होगा। भाई नियत वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो विस्थापन जो है वो एक समान रूप से बढ़ता हुआ होगा, वो नियत नहीं होगा, एक समान बढ़ता हुआ, यानी कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होगा। बोलो ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है? तो जब भी ग्राफ दे तो आपको ये जरूर ध्यान देना है किस एक्सिस पे पूछ रहा है, किस अक्ष पे पूछ रहा है। अब जरा बनाकर तो देखो इसका ग्राफ, ये है आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t। चलो इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। और मैं क्या देख रहा हूं कि भाई नियत वेग में विस्थापन जो है वो बढ़ेगा बट एक समान रूप से। और एक समान रूप से बढ़ने का मतलब क्या है भाई, डायरेक्टली आप क्या ये बात समझ जाओगे कि ये 45 डिग्री पर जाएगा टी और एस एक्सिस से, यहां से भी 45 डिग्री और यहां से भी 45 डिग्री। अच्छा अभी एक बार वो इंग्लिश मीडियम वाले भाई कंफर्म करें कि अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश को बराबर बोला जाए। बाकी अभी भी कोई ऐसी समस्या है तो प्लीज आप खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य बस ये है कि किसी को भी क्लास में दिक्कत ना हो, ठीक है। और मजे की बात बता दूं, अभी तो यहां कम मजे ले रहा है एग्जामिनर। असल में अगर वो मजे लेने पे आ जाए ना तो पता है वो क्या पूछेगा, ये लो, इसी का एक थर्ड पार्ट और बनाता हूं। देखो वो कहेगा, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, सेकंड, हो सकता है वो ये पूछ ले तुमसे, ये हेडिंग देके, क्वेश्चन ये देकर तुमसे पूछे कि बता भाई एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कैसा होगा, यानी कि नियत वेग के लिए त्वरण और समय का ग्राफ कैसा होगा। तो तुम ये मत कहना कि वेग नियत है तो त्वरण भी नियत होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ना रे बाबा ना, अगर नियत वेग है तो त्वरण आपका शून्य हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ में आ गई? क्योंकि अगर तुमने अपनी बाइक का एक्सेलरेटर एक जगह ही पकड़ लिया, तो भाई वेलोसिटी बढ़ेगी ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो है, त्वरण क्या है, जीरो है। ठीक है सर, आप हिंदी वाले वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हो फिजिक्स के, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं ऋषि, मैं बिल्कुल इसको थोड़ा सा 2-1 दिन अलर्ट पे रहूँगा, ध्यान में रखूँगा, तो अपने आप ही वो हैबिट में आ जाएगा, कोई बात नहीं है।
बाकी हो सकता है कि देखो बोलचाल की भाषा हिंदी है, इसलिए थोड़ा सा शब्दों की रिपीटेशन ज़्यादा हो जाती होगी, बट फिर भी मैं और ध्यान रखूंगा। तो भैया आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भैया त्वरण कैसा हो जाएगा, भाई साहब त्वरण तो शून्य हो जाएगा, एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। अब बताइए ना, अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो ग्राफ क्या जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा असल में। हाँ, वो जाएगा टाइम एक्सिस पे, बिल्कुल टाइम एक्सिस पे लेटा हुआ जीरो। बोलो क्लियर। तो आप देखो ना कि इस हेडिंग के लिए जरूरी नहीं है कोई एक ग्राफ हो, इस हेडिंग के लिए ग्राफ की आकृति निर्भर करेगी कि आप किस अक्ष पर पूछ रहे हो, आप किस एक्सिस पर पूछ रहे हो। अब कोई मुझसे ये मत कहना भैया नियत वेग का कभी तो तुम ऐसो ग्राफ बनवा दो, कभी ऐसो कभी ऐसो, भाई वो तो बनेगा ही। नियत वेग का ग्राफ बदलता रहेगा एक्सिस के हिसाब से, अगर एक्सिस बदलेगी तो। ठीक है भाई उत्कर्ष, बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलें और एक और एग्जांपल दिखाएं। तो ये तो था कांस्टेंट वेलोसिटी का। मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्वेश्चन दे दे कि बताइए इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब कि बढ़ता हुआ वेग। तो बताओ बढ़ते वेग का कौन सा ग्राफ होगा, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, नोट मत करना इसको कुछ भी, है ना, बस उत्तर करो फटाफट से, ए बी सी और डी, और चार ग्राफ बना देते हैं ये और ये, टिंग 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 टिंग, ए बी सी और डी। बताओ कौन सा ग्राफ होगा। ये हो गया इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये हो गया कांस्टेंट, और एक मैं इस पे जीरो पे बना देता हूं, यहां ये जीरो पे है। ठीक है, बताओ इसका कौन सा उत्तर होगा, ए बी सी या डी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ नॉन जीरो स्लोप होगा ना। चलो एक बार डिस्कशन कर लेंगे, पहले इसका उत्तर करो। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ नॉन जीरो स्लोप होगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नॉन जीरो स्लोप ही तो है। देखो ना भैया 45 डिग्री का स्लोप है तो 45 नॉन जीरो ही होता है ना, मतलब 45 अशून्य ही तो है। बहुत बढ़िया भाई, देखो अब तक ना इसका उत्तर ढंग का अगर किया है तो वो यश ने किया है यार, मतलब एकदम एकदम से मजा नहीं आया, तुमने बिल्कुल दिल तोड़ दिया। तुम कैसे चुन सकते हो ग्राफ, वो कह रहा है बढ़ता हुआ वेग है, ठीक है, लेकिन ये तो बताओ किस चीज का ग्राफ, भाई विस्थापन समय, वेग समय, त्वरण समय, किस चीज का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, या फिर आपका एसेलरेशन टाइम, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम, किस चीज का। ये तो मैंने आपको दिया ही नहीं, क्या इन अक्षों पर कुछ लिखा है, ये बताओ। अच्छा चलो, अगर मैं तुमसे यही सवाल यहां पूछता कि बताना नियत वेग का ग्राफ कौन सा होता है तो क्या तुम कौन सा चुनते इनमें से, बगैर ये बात कहे, बगैर ये बात कहे, ये चुनते, ये चुनते या ये चुनते। तुम मुझसे पहले पूछते कि भैया ये बताओ इस अक्ष पर क्या है, इस एक्सिस पर क्या है। तो यार मैं यही देखना चाह रहा था कि तुम इस बात को कहोगे या नहीं कहोगे मुझसे। तो मैं कहना चाहिए था यार भैया किस चीज के साथ तुम पूछ रहे हो, तुमने ये पूछा ही नहीं मुझसे। चलो नोट कर लिया हो तो तुम्हारी गलती है, मैंने मना किया था नोट मत करना, क्योंकि मैं इसे हटाऊंगा। भाई ध्यान से देखो एक बार, है ना। तो यहां ये तो पूछो कि किस एक्सिस के साथ, किस चीज का ग्राफ आप हमसे पूछ रहे हो। आपको डाउट समझ में आया कि हाँ आपने कहाँ गलती की है। नहीं, मैं वेलोसिटी का मैं कैसे कह सकता हूं भाई, वेलोसिटी का मैंने कब कहा कि वेलोसिटी का, मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूं। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी बढ़ते हुए वेग में, मान लो पहले मैंने आपसे पूछा विस्थापन और समय का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, बताइए क्या ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम,
तो आप ये सोचो कि बढ़ते हुए वेग से, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, विस्थापन पर क्या फर्क पड़ेगा। आप कहोगे बढ़ता हुआ वेग है, अगर वेग बढ़ता हुआ है तो विस्थापन एक समान बढ़ेगा या असमान बढ़ेगा। देखो वेग बढ़ रहा है तो विस्थापन भी बढ़ेगा, भाई वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। बट देखना यह है कि अब एक समान है या असमान है, तो भाई ये बढ़ेगा और एक समान बढ़ेगा, बढ़ेगा और एक समान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप मान लो 20 मीटर पर सेकंड पे हो, तो एक सेकंड में 20 मीटर, फिर किसी बच्चे ने इसको 5 बढ़ा दिया, तो अब अगले 2 सेकंड में आप 25 पहुंच जाओगे, फिर और 5 बढ़ा दिया, तीसरे सेकंड पे 30 पहुंच जाओगे आप। तो आप कहोगे कि विस्थापन जो है ना वो क्या होगा, एक समान बढ़ेगा, यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। ये देगा नहीं भैया, ये आपको सोचना पड़ेगा। और यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ इस तरह से, चाहे उसको यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये 45 डिग्री बनाएगा, यहां से भी 45 डिग्री और यहां से भी 45 डिग्री, है ना। अब देखो कमाल, अगर वो इस चीज को बदल दे, मान लो उसने कह दिया सेकंड, विस्थापन समय की जगह उसने कह दिया वेग समय, कि बताओ वेलोसिटी टाइम, वेग और समय का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो आप कहोगे यार वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा आपको ना इसमें मुझे यह भी बताना चाहिए था कि वेलोसिटी एक समान बढ़ रही है या असमान बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी एक समान बढ़ रही है, एक समान, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, अच्छा एक समान है और बढ़ रही है, बस एक समान यानी कि यूनिफॉर्मली। आपको यह भी पूछना चाहिए था कि बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, ठीक है। एक भारी मिस्टेक और हुई है, देखो भैया ये ग्राफ आएगा यहां, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। अगर इसका बनाओगे ना तो ये तो कर्व जाएगा, क्योंकि ये तो तब होता है ना जब समान समय में समान वेग बढ़े, यहां तो वेग अलग अलग बढ़ेगा, वेग बढ़ रहा है और एक समान रूप से बढ़ेगा। मतलब क्या है कि अगर देखो वेग एक समान बढ़ेगा, वेग एक समान बढ़ेगा तो विस्थापन अलग अलग बढ़ेगा। इस बात को ऐसे समझिए, भाई पहले आपने देखा बाइक चल रही है 20 मीटर पर सेकंड पे, तो एक सेकंड में 20 मीटर, फिर उसने 5 बढ़ा दी, तो अगले सेकंड में 25 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 30 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 40 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका कर्व के रूप में बढ़ेगा, यानी कि कैसा जाएगा, कर्व के रूप में जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये कर्व के रूप में जाएगा, और बहुत बेहतरीन कर देगा अगर वो आपसे कहे कि बताओ एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बताओ एक समान रूप से बढ़ते हुए वेग के लिए, यानी कि त्वरण और समय का ग्राफ। तो त्वरण पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो त्वरण कैसा होगा जरा बताना। देखो ये मत कह देना त्वरण भी बढ़ेगा, समझो आप मेरी बात को। भाई मान के चलिए यहां समय लेते हैं और यहां वेग लेते हैं। मान लो मैंने देखा 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, मैंने देखा वस्तु को 20 से, अगले सेकंड उसने अपनी वेग को 25 कर दिया, फिर अगले सेकंड 30 कर दिया, फिर अगले सेकंड 40 कर दिया। मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछता हूं, एक्सेलरेशन हमेशा दो वेगों के बीच में निकलता है, तो यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग कितना परिवर्तित हुआ, 5, समय कितना लगा, 1, एक्सेलरेशन कितना होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाए, 5 आ जाएगा। फिर बताओ यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन, आप कहोगे वेग परिवर्तन 5 है, समय अंतराल कितना है, 1 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। फिर यहां बताइए आप कहोगे यहां भी कितना है, 5 और यहां भी 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रूप से बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। देखो पहली बात तो क्या एक्सेलरेशन है वहां, हाँ भाई वेलोसिटी बढ़ रही है तो है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये ना सोचना कि वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। अरे भाई
एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है बट एक समान रूप से, वेग बढ़ रहा है बट एक समान रूप से। ठीक है, तो भाई साहब आपको याद रखना पड़ेगा एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा। आप कहोगे अगर वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़े तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि त्वरण आपका नियत होगा। और ग्राफ कैसा जाएगा, अगर ये आपका एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, तो मान लो आप 5 से देख रहे हो, 10 से देख रहे हो, 20 से देख रहे हो, कहीं से भी देख लो, तो आप कहोगे सीधा ऐसे जाएगा। सर थर्ड में नोट 5 क्यों नहीं है भाई, कहाँ नोट 5 नहीं है यार, तो मैंने ये गलत लिख दिया है ना भाई, 20 25 30 ये 35 आना चाहिए था, मैंने ये गलत लिख दिया है ना 35, क्योंकि वेलोसिटी तो एक समान रूप से बढ़ रही है ना, हर सेकंड वो 5 5 5 बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, अब भाई मेरी दूसरी क्लास का समय हो गया है यार। चलो लगता है आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। अब भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पूरी कहानी को रिवाइज करके आना। ग्राफ की कहानी यहाँ ख़त्म है, बस शुरुआत में ही कल फटाफट से 5 मिनट में इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको हम करेंगे आज। अच्छे से ग्राफ को समझना, ग्राफ रटने की विषय वस्तु नहीं है। आप बस कंडीशन मन में सोचो, एक बाइक अपने सामने रख लो, उसकी वैल्यू लिखते चले जाओ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसा जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार आप इसको जरूर रिवाइज करके आएंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।